मैं पागल पिशाचिनी से बोला, संक्रेता, लगता है इसकी बाल की गांठ को खोलना ही पड़ेगा। पागल पिशाचिनी बोली, ऐसी गलती मत करना सुरेश। मैं बोला, कोई और विधि भी होगा इसको काबू में करने की। पागल पिशाचिनी बोली, यही एक टोटका है जिससे किसी भी पिशाचिनी को शक्तिहीन कर देता है। मैं बोला, पता नहीं तुम लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई है, मात्र बाल में 3 गांठ मार देने से तुम लोगों की शक्ति छिन्न हो जाती है। किसने बनाया है तुम सबको? तभी पागल पिशाचिनी बोली, सुनो कैसे हुई है हमारी उत्पत्ति। पृथ्वी पर तिब्बत के रहने वाले लाक्सी तुम नाम के एक आचार्य थे जो बहुत ही बड़े तांत्रिक थे। लाक्सी तुम रोज अपनी साधना करने में लीन रहते। कुछ दिन के बाद उनके पास नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करके एक व्यक्ति तांत्रिक बनने के लिए गया, और वह व्यक्ति कामनाथ का रिश्तेदार भी था। कामनाथ उस व्यक्ति के परिवार से आते थे। उस व्यक्ति का नाम मित्रनाथ था। उस व्यक्ति ने सोचा कि जो पिशाचनी साधना है, इससे और भी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त की जाए, तो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर कामरूप कामाख्या चले गए। उनके गुरु ने कुछ गोपनीय विद्या भी दिया था। कई सारे डाकनी मंत्र भी उन्हें प्रदान किए थे। इन सभी विद्याओं एवं मंत्र से पूर्ण होकर कामरूप कामाख्या में जाकर अपना दिन गुजारने लगे। कुछ दिनों के बाद उनकी मुलाकात एक देवी भक्त से हुई, और देवी भक्त से मित्रनाथ की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। एक दिन मित्रनाथ का दोस्त मधु और कैटब का एक प्रसंग सुनाया कि किस प्रकार भगवान विष्णु के कर्ण से मधु और कैटब की उत्पत्ति हुई, और भगवान विष्णु के हृदय में सदा लक्ष्मी का निवास है। यह बात सुनकर मित्रनाथ ने अपने मन में इस प्रयोग को करने की ठान ली कि जो मुझे तांत्रिक सिद्धि मिले हैं, गुरु परंपरा से अगर मैं किसी स्त्री शरीर से इसी प्रकार से उत्पत्ति करने की कोशिश करूं जिस प्रकार भगवान विष्णु के कर्ण से पैदा हुई थी, मधु केटव के रूप में, निश्चित रूप से हर मनुष्य के अंदर वही शक्ति विद्यमान है जो देवी देवताओं के अंदर विद्यमान है। वह नकारात्मक शक्ति जरूर प्रकट होगी और वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगी। इस बात को सोचते हुए उन्होंने इस प्रयोग को करने की सोची। इस कार्य के लिए उन्हें एक कन्या ढूंढना अति आवश्यक था। उस समय बहुत से साधु संत ऐसे होते थे जो अपनी कन्याओं का दान किया करते थे। कन्याओं का दान उन ऋषि और देवी पुरुषों को किया जाता था जो बहुत बड़ा तपस्वी होता था। सिर्फ 2 गाय की जोड़ियों को लेकर और फिर उस व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। तो उन्होंने अपने तंत्र विद्या से पता किया कि ऐसी कौन सी कन्या हो सकती है। तो रूपमती नाम की एक कन्या के बारे में उन्हें पता चला कि वह कन्या के पिता भी तांत्रिक रहे हैं और वह तंत्र में काफी निपुण हो चुकी है। 18 वर्ष की आयु है और वो कन्या अविवाहित है। मित्रनाथ ने सोचा कि अगर मैं उसके साथ विवाह कर लूं तो यह प्रयोग उस पर कर सकता हूं, उसको अपनी भैरवी बना करके यह साधना संपन्न कर सकता हूं। ये सोचकर उस कन्या के पिता के पास पहुंच गया। पिता के पास पहुंचने पर उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी तंत्र विद्या का प्रदर्शन कीजिए, मैं भी अपने तंत्र विद्या का प्रदर्शन करूंगा, और जो हम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली होगा उसकी इच्छा हमें एक दूसरे को माननी पड़ेगी। दोनों में तांत्रिक द्वंद्व हुआ। दोनों ने अपनी अपनी शक्तियां प्रकट की। कन्या के पिता ने सर्पशक्ति प्रकट की तो इन्होंने अपने मंत्र से नेवला शक्ति प्रकट की, और इनकी नेवला शक्ति ने सर्प शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके बाद वह इस प्रकार से पराजित हो गए। तो उन्होंने पूछा, हे तांत्रिक महोदय, आप तो बहुत ही विद्वान हैं और आप किस बल से आते हो? आपके गुरु कौन थे और आप अपने कोई रिश्तेदार का नाम बताइए। तो उन्होंने कामनाथ की कथा उन्हें सुना दी। कामनाथ की कथा को सुनकर वह भौचक्के रह गए, क्योंकि वह उस समय की प्रचलित कथा थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप तो महान तांत्रिक हैं, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी पुत्री चाहिए जो अत्यंत ही रूपवान है। मैं अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा पता किया है, वह अद्भुत शक्तियों से संपन्न है, बस उसकी शक्तियों के जागृत मात्र करने की देरी है। आप मुझे उसे भैरवी के रूप में मुझे समर्पित कर दीजिए और मैं उसे विवाह कर लूंगा। ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, ठीक है, आप इसे ले जाइए और मुझे 1 जोड़ी बैल दान में दे दीजिए। 1 जोड़ी बैल को मित्रनाथ ने अपनी शक्ति से दे दिया और उस कन्या से विवाह करके रूपमती को प्राप्त कर लिया। रूपमती को प्राप्त करने के बाद कामरूप कामाख्या चल पड़े। कामरूप कामाख्या पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि आपको हमारी भैरवी स्वीकार है कि नहीं? रूपमती बोली, पिता की आज्ञा से मैं आपके पास हूँ, इसलिए हर प्रकार से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और जो भी आप मुझे कार्य सौंपेंगे मैं आपका पूरी तरह से सहयोग करूंगी। रूपमती की बातों को सुनकर मित्रनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो रूपमती को कहा कि अब मैं आपके लिए एक चक्र बनाऊंगा। साधना के लिए उस चक्र के बीच में बैठा करके
मैं आप पर तांत्रिक प्रयोग करूंगा और ऐसी शक्ति को उत्पन्न करने की कोशिश करूंगा जिस प्रकार से भगवान विष्णु के सो जाने पर उनके कान से, उनके मल से मधु और कैटप नाम के राक्षस उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार मैं भी आपके कान से तांत्रिक प्रयोग करके ऐसी शक्ति को पैदा करने की कोशिश करूंगा जो हर हाल से हमारा कार्य करे और मैं महान शक्तिशाली हो जाऊं। ये सब बातें रूपमती को बताकर उसने मग्न स्वरूप में एक भैरवी चक्र के बीच में अपनी पत्नी को बैठा दिया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उनकी पत्नी रूपमती के कानों में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया। कानों में दर्द शुरू होने के कारण उनकी पत्नी ने उनसे कहा, मुझे कान में तेज दर्द हो रहा है। अपनी पत्नी के इन बातों को सुनकर मित्रनाथ ने अपनी तंत्र शक्ति से पता लगाया कि यहाँ पर कोई चीज उपलब्ध हो तो इनकी कान में डाली जा सके। पागल पिशाचनी अपने इतिहास हमें बताई जा रही थी। तभी बीच में बूढ़ी पिशाचनी बोली, संक्रेता, पहले मेरे बाल की गांठ को खोल दो क्योंकि मुझे बहुत काम करना होगा तुम्हारे लिए। बूढ़ी पिशाचनी के मुंह से इस बात को सुनकर पागल पिशाचनी गुस्से में आकर बूढ़ी पिशाचनी के मुंह को एक कपड़े से बांध दिया और बोली, बहुत बकवास करती है, मेरा कार्य तो तुम्हें करनी ही होगी। मुझे अपनी कथा को कहते समय बाधा पहुंचा रही थी, अब भुगतो। पागल पिशाचनी बूढ़ी पिशाचनी के मुंह को कपड़े से बांधकर बोली, तो मैं क्या बोल रही थी सुरेश? थोड़ा देर सोचकर पागल पिशाचनी फिर अपने इतिहास को बताने लगी। रूपमती के कान में डालने वाली कोई भी चीज उपलब्ध न होने पर तुरंत ही एक ऐसी चीज प्रकट हुई जो कि जोक समान थी। उसको अभिमंत्रित करके मित्रनाथ ने रूपमती के कानों पर रख दिया। कान के ऊपर रखने पर जोग शक्ति ने रूपमती के कान का मल चूसने लगी और मल के चूसने पर उनको फिर से तेज दर्द हुआ। और अब समस्या यह हो गई कि अब करे तो क्या करे, दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मित्रनाथ ने रूपमती के कान से जोग को निकालकर बाहर फेंक दिया। इस तरह से कार्य असफल हो गया और यह बात समझ में नहीं आई कि किस प्रकार से इस समस्या का निवारण किया जाए। अगले दिन साधना पर बैठने पर उन्हें पता चला कि कान के अंदर जो मल होता है उसी मल से यह शक्ति उत्पन्न होती है, तो उससे भी गंदा मल चाहिए। अपनी तंत्र विद्या के द्वारा मित्रनाथ ने पता किया कि वहां पर वास्तविक मनुष्य का ही मल लगाया जाए। मैं उस पागल पिशाचनी की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और सोच रहा था कि ये पागल लोग इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित कर लेते हैं। पृथ्वी पर मुझे एक पागल बाबा मिले, उन्होंने मुझे तंत्र साधना की ज्ञान दे दिया और ये पिशाचनी लोक में ये पिशाचनी मुझे ज्ञान दे रही है जो कि मुझे पागल बाबा भी ये ज्ञान नहीं दिए थे। मैं बोला, संक्रेता, थोड़ा चुनाव के बारे में भी सोचो। तुम अपनी इतिहास की जानकारी मुझे बाद में दे देना। पहले ये बताओ कि इस बूढ़ी पिशाचनी के बाल की गांठ को खोलोगी या नहीं? पागल पिशाचनी बोली, तुम ही कुछ रास्ता निकालो सुरेश।